नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है परमाणु एवं अणु। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की और उसके बाद हम जानेंगे अणु के बारे में। अब आखिरी वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से परमाणु द्रव्यमान में हमें परेशानियां आ रही थी एक एएमयू को डिफाइन करने में, और हमने फिर जाना था कि अंत में हमें मिला था कि एक एएमयू को डिफाइन करने के लिए हम कार्बन 12 की मदद लेते हैं। अब कार्बन 12 है क्या? दरअसल कार्बन 12 जो है वो कार्बन का एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में। दरअसल वो इस अध्याय का पार्ट नहीं है। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि आइसोटोप क्या होता है, परंतु आप इतना समझ लीजिए कि कार्बन के बड़े सारे वर्जन होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। तो एक ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, उसे हम कार्बन का आइसोटोप कहते हैं, कार्बन 12। तो परेशानी तो ये थी कि हमें एक एएमयू को डिफाइन करना था। तो कार्बन 12 ने हमारी हेल्प कैसे करी? दरअसल कार्बन 12 को हमने कुछ भागों में बांटा, एक नहीं दो नहीं, दरअसल इसे हमने टोटल 12 भागों में बांटा। और 12 भागों में से उसका जो एक हिस्सा था यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको हमने डिफाइन किया एक एएमयू के बराबर। और इससे क्या हुआ, ये जो वजन था ये इतना अच्छा था, इतना एक्यूरेट था कि हमारे जितने भी एटम थे उन सभी के मोस्टली एटम्स जो थे उससे जो द्रव्यमान था वो होल नंबर में आने लग गया। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसका मास आया 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U और ऑक्सीजन का 16U। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1U तो लिखा है परंतु ये 1.008 कुछ होता है। अगर ये 1U होता तो दिक्कत ही क्या थी, फिर तो हम हाइड्रोजन को ही 1U मान लेते और एक स्टैंडर्ड यूनिट मानकर सारी चीजें निकाल लेते, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास 1U नहीं होता, 1.008 और आगे कुछ वैल्यू होती है। इसी की तरह कुछ और एटम है जिनका मास यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ और एटम है जिनका मास यहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मास है तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अभी के लिए तो ये आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और इसकी मदद से आपको बताना है आणविक द्रव्यमान। तो जल्दी से आणविक द्रव्यमान निकालिए इस तत्व का यानी कि HCl का। चलिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर HCl यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है जल्दी से टेबल में देखकर बताइए। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है 1U। यहाँ पर U का इस्तेमाल हमने किया है यूनिफाइड एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जल्दी से बताइए क्लोरीन का मास कितना है? जी हाँ, क्लोरीन का मास है 35.5U। अब यहाँ पर HCl का द्रव्यमान कितना होगा? HCl का द्रव्यमान होगा H का द्रव्यमान प्लस में क्लोरीन का द्रव्यमान। H का द्रव्यमान है 1U और क्लोरीन का है 35.5U। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जोड़ देना है और आपके सामने उत्तर आ जाएगा, दैट इज 36.5U। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से करना है? हाँ जी, तो चलिए ये सवाल करिए। NaCl का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपने अब तक उत्तर जरूर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। NaCl जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला परमाणु है Na का और दूसरा है क्लोरीन का। दोनों ही एक एक है। यहाँ पर Na का मास है 23U और क्लोरीन का 35.5U। दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 58.5U। क्या आपका उत्तर सही था? चलिए सही था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं था तो अब कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर सही निकले, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। पानी का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह होता है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही आया या नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है। 2 हाइड्रोजन के अणु हैं यानी कि हाइड्रोजन का जितना भी द्रव्यमान होगा उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का एक अणु है तो उसे हम सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 2U और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16U। दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 18U। तो अब तक जितने भी सवाल किए हमने ये बहुत आसान से सवाल थे। चलिए एक कठिन सवाल करते हैं।
जरा इसका आणविक द्रव्यमान बताइए। अगर आपने उत्तर निकाल लिया है तो चलिए देखते हैं कि उत्तर सही है या फिर नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि हाइड्रोजन का जितना भी द्रव्यमान है उसे 2 से गुना किया जाएगा। S यानी कि सल्फर का सिर्फ एक अणु है, तो यहाँ पर हम सीधा 32U लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 अणु है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी कि 16 को हम 4 से गुना करेंगे। अब इन सारी वैल्यू को जोड़ देने पे हमें उत्तर मिलेगा 98U। तो H2SO4 जो है, जो कि एक एसिड है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 98। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करिए जिससे कि ये हो जाए कि आपको ये सवाल अच्छे से करने आ गए। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। यहाँ पर एक कैल्शियम का अणु है, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 40U। और यहाँ पर OH के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 अणु हैं। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी 2 से गुना किया जाएगा और हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी 2 से गुना किया जाएगा। और इन सब का जब सम निकाला जाएगा तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 74। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, इन सारे तत्वों को लिख लीजिए। आपको इनका आणविक द्रव्यमान घर से निकाल कर लाना है। तो अगर आपने इन्हें लिख लिया है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। अगली चीज है सूत्रिकाएं द्रव्यमान। दरअसल ये भी आणविक द्रव्यमान ही है, परंतु एक कारण है जिसकी वजह से इसे हम सूत्रिकाएं द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अगर आप NaCl की बात करें तो NaCl में एक एटम होता है सोडियम का और एक होता है क्लोरीन का, परंतु ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम आपस में जुड़कर NaCl बनाए। दरअसल NaCl जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे Na यानी कि बहुत सारे सोडियम के एटम और बहुत सारे क्लोरीन के एटम आपस में एक साथ मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इन्हें आणविक द्रव्यमान कहेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इनका सूत्रिकाएं द्रव्यमान निकाला जाता है, क्योंकि इनका सूत्र क्या होता है NaCl। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान तो NaCl का ही निकालना है, परंतु बस नाम बदल जाएगा, नाम हो जाएगा सूत्रिकाएं द्रव्यमान। तो यहाँ पर Na का मास है 23U और Cl का मास है 35.5U। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा NaCl का द्रव्यमान, जो कि हो जाएगा 58.5U। तो निकालने का तरीका सेम रहेगा, परंतु नाम बदल जाएगा। अब अगर आपको ये क्लियर है तो चलिए अब बात करते हैं अणुओं की। अब अणु किस तरह बनते हैं? अणु बनते हैं जब परमाणु अभिक्रिया करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर जो परमाणु होते हैं वो अभिक्रिया करते हैं क्यों हैं। तो चलिए उसके लिए उदाहरण लेते हैं क्लोरीन और सोडियम की अभिक्रिया का। अब अभिक्रिया को समझने के लिए आप एक बात याद रखिए कि जितने भी परमाणु हैं वो चाहते हैं उनका सबसे बाहर वाला कोश पूरी तरीके से भरा हुआ हो। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 3 कोश हैं। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और M कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर सोडियम चाहे कि उसका बाहर वाला कोश भर जाए तो वो क्या कर सकता है, या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, परंतु उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर M शेल में उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने से अलग कर दे तो क्या होगा, उसका L शेल जो है वो सबसे बाहर वाला कोश बन जाएगा और वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर सोडियम ऐसा करता है कि अपना सबसे बाहर वाले कोश का इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो यहाँ पर इसका ये वाला कोश खत्म हो जाएगा और अंदर वाला कोश अब बाहर वाला कोश बच जाएगा, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर हम इस तत्व की बात करें तो इस परमाणु की नाभिक में अभी भी 11 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो उसने निकाले नहीं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई है। इस वजह से इसमें घन आवेश की अधिकता होती है और इस वजह से ये Na+ आयन बनाता है। वहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो भी चाहता है उसका बाहर वाला कोश पूर्ण हो और इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका सबसे बाहर वाला जो कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और अगर वो किसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले ले तो अब उसके बाहर वाले कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे परंतु 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस वजह से इसमें ऋणायन आ जाएगा और ये क्लोरीन माइनस आयन प्रदान करेगा। तो इतना समझ में आया, तो चलिए जानते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई। दरअसल सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए।
सोडियम क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। इससे सोडियम बनाएगा घनायन और क्लोरीन बनाएगा ऋणायन, और दोनों के बीच में परस्पर आकर्षण होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक तत्व बनाएंगे जो होगा NaCl। यहाँ पर जो बल होगा वो होगा स्थिर वैद्युत बल, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इस वजह से यहाँ पर ये आयनिक यौगिक बन जाएगा, जिसे हम वैद्युत यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जो दो चीजें होती हैं वो आपस में अभिक्रिया करती हैं। अब इससे होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी परमाणु द्रव्यमान की, और फिर हमने जाना अणु के बारे में। इसके बारे में आप अपनी NCERT की बुक में परमाणु एवं अणु वाले अध्याय में आयन क्या होता है और अणु क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल यौगिक के सूत्रों को कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे मोल संकल्पना के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।